हेलो गाइस, मैं स्वाति वैष्णव स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम 3-4 वीडियो की एक सीरीज ला रहे हैं जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पे है, मोटर यान अधिनियम 1988। ये अगर आप नेट के सिलेबस में देखेंगे तो टॉट के साथ यानी कि अपकृत विधि के साथ ये अलग से दिया हुआ ही है। साथ में हम BLLB और LLB में भी जो टॉट पढ़ते हैं उसके साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड मोटर व्हीकल एक्ट भी सिलेबस में यूनिट में दिया रहता है 4th एंड 5th यूनिट में। तो चूंकि बच्चों को उस टॉपिक को भी कवर करना है और साथ में चूंकि नेट की प्रिपरेशन के लिए ही स्टेब्लिश मतलब कि ये जो चैनल है हमने बनाया था, इसलिए बीच बीच में हम ऐसे टॉपिक चूज करते हैं जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स को यानी कि LLB, BLLB या LLM के स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो उससे और थोड़ा नेट का भी सिलेबस जो है कवर होता रहे, क्योंकि कंटिन्यू रख पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ठीक है, आज से हम स्टार्ट करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट का चैप्टर 10, 11 और 12, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। चैप्टर 10 जो है वो बताता है नो फॉल्ट लायबिलिटी, जो आज हम डिस्कस करेंगे, आपने थंबनेल में देख ही चुका होगा। त्रुटि के बिना दायित्व का निर्धारण कैसे किया जाता है मोटर एक्सीडेंट के मामले में। चैप्टर 11 में हम बात करते हैं यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि तृतीय पक्षकार बीमा से संबंधित क्या प्रावधान है उनको देखा जाता है। साथ ही चैप्टर जो 11 है उसमें हिट एंड रन मामला भी है, मतलब कि टक्कर मार के भागने वाली स्थिति में क्या क्या किया जा सकता है, क्या मुआवजा मतलब क्लेम किया जा सकता है। और जो चैप्टर 12 है वो क्लेम ट्रिब्यूनल यानी कि दावा अधिकरण के बारे में बात करता है कि क्लेम ट्रिब्यूनल में मतलब उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है या कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संगठन है, किन सदस्यों और अध्यक्ष से मिलकर बनेगा, क्या उनमें क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, और उनकी प्रक्रियाएं या प्रोसीजर हैं वो मतलब किस तरीके से होती हैं, कैसे फॉलो की जाती हैं, ये सारी चीज़ें चैप्टर 12 में हैं। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 के बारे में, जो कि है त्रुटि के बिना दायित्व यानी कि लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस। तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ सेक्शन 140 से लेकर 144 तक के ही सेक्शंस को कवर करता है ये चैप्टर, और इसमें मेजर टॉट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखिए, अगर नेट के प्रिपरेशन के थ्रू अगर उसके पर्पज से आप पढ़ रहे हैं तो आपको सेक्शन याद होने चाहिए, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं लॉ में, BLLB और LLB जैसा, और उसमें उस पर्पज से आप पढ़ रहे हैं तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग आपको आंसर प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और जो सिद्धांत यहाँ मैं 140 में डिस्क्राइब करूँगी उसको भी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, उसको एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि बहुत कम सेक्शंस है इसमें, तो 20 नंबर के लायक आपका जो आंसर है वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए सेक्शन 140 से। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 सिद्धांत हम देखते हैं अपकृत विधि या टॉट के, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एक्शनेबल पर से, और दूसरा मतलब तीसरा है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो सेक्शन जो 140 है उसकी हम बात करें तो वो कहता है कि त्रुटि के बिना दायित्व का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो भाई पहले इसके हम कुछ लैंग्वेज को देख लें। ये बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति की मोटर मतलब किसी मोटर से, किसी वाहन से किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ ही हो जाती है सीधा, या फिर उसको स्थायी रूप से निशक्तता हो जाती है, परमानेंट डिसेबलमेंट उसको कॉज्ड हो जाता है किसी मोटर व्हीकल के कारण, उसके एक्सीडेंट के कारण, तो ऐसी स्थिति में मोटर व्हीकल का जो स्वामी है यानी कि जो ओनर है वो लायबल होगा उसको कंपेंसेट करने के लिए। इसमें जो मुआवजे की रकम है वो भी निर्धारित कर दी गई है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में वो 50,000 रुपए का मतलब दाव पाने का हकदार है। वह कहने का मतलब उसकी तो मृत्यु हो गई है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जो मतलब उसका विधिक उत्तराधिकारी अब होगा जिस भी रूप में हो तो वो क्लेम कर सकता है उस 50,000 के लिए कि फला गाड़ी की दुर्घटना के कारण उसके किसी अपने की डेथ हुई है मोटर एक्सीडेंट में, और अगर स्थायी रूप से कोई निशक्त हुआ है, परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है, तो वो 25,000 रुपए की कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लिखा है तो उसको भी मैं बता दूं। सेक्शन 140 ये बोलता है कि भाई मालिक जो है, गाड़ी का जो मालिक है या एक से अधिक गाड़ियों के द्वारा अगर वो एक्सीडेंट हुआ है, किसी व्यक्ति को अगर एक से अधिक गाड़ी के कारण या तो स्थायी रूप से निशक्तता हुई है या फिर उसकी मृत्यु हुई है, तो दोनों ही स्थितियों में मालिक या एक से अधिक गाड़ी होने की स्थिति में अधिक से मालिक होंगे, एक से अधिक मालिक होंगे, तो वो सभी जो है सेवरली या फिर जॉइंटली यानी कि पृथक रूप से या संयुक्त रूप से लायबल ठहराए जाएंगे। तो इसमें हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत इस रूप में देखते हैं कि उनको भाई यहाँ पे मतलब वो बच नहीं सकते हैं अपने दायित्व से,
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट या कठोर दायित्व का सिद्धांत ये बोलता है कि कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि एक पर्सन, यानी भाई जनरली अगर हम रूल देखें, अगर हम बात करें सिद्धांत की, तो कोई व्यक्ति अपने ही गलत कार्यों के लिए या रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए क्या होता है, लायबल ठहराया जाता है उस विक्टिम को कंपेंसेट करने के लिए, जिसके मतलब जिसको की क्षति हुई है आपकी किसी दोषपूर्ण कार्य से। लेकिन नो फॉल्ट लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत ये कहता है कि आप किसी और व्यक्ति के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल ठहराए जा रहे हो और गलत काम किसी और ने किया है, लेकिन यहाँ पे मुआवजा जो है, मुआवजे की जो रकम है वो आपकी जेब से निकाली जा रही है। तो इसके लिए जो फेमस जजमेंट है, जिस जजमेंट के थ्रू हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या कठोर दायित्व का सिद्धांत देखते हैं, वो है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का सिद्धांत। ठीक है, 1868 यानी कि 1868 का ये केस है जिसमें जस्टिस ब्लैकबर्न ने ये डिसीजन दिया था कि कोई व्यक्ति अगर अपने प्रीमाइसेस में, अपने परिसर में कोई खतरनाक चीज रखता है, खतरनाक वस्तु लाता है, और वो अगर अपने प्रीमाइसेस से क्या हो जाती है, मूव कर जाती है, ठीक है, माइग्रेट हो जाती है, बह के निकल जाती है, तो ऐसी स्थिति में भले ही उस व्यक्ति ने खुद ही कोई नेग्लिजेंस या उपेक्षा न बरती हो, उसके द्वारा नियुक्त किसी ठेकेदार ने, किसी नौकर ने ऐसी लापरवाही बरती जिसके कारण किसी और को, उसके पड़ोसी को या नेबर जो है उनको कोई क्षति होती है, उनकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज होता है, तो ऐसी स्थिति में मालिक को ही हम क्या कह रहे हैं, दायी ठहराएंगे। ठीक है, तो जस्टिस ब्लैकबर्न ने इस सिद्धांत को दिया था, कठोर दायित्व का सिद्धांत। उसी के आधार पे ये 140 जो है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें साथ में मैंने ये भी लिखा है कि एक्शनेबल पर से, तो भाई एक्शनेबल पर से को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। उसका मतलब ये है कि अनुयोज्य दावा, अनुयोज्य दावा से मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्लेंटिफ है या जो क्लेम कर रहा है ना, यानी कि जो आवेदक है, जो मुआवजे की रकम के लिए वाद लाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 140 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि भाई उसको कोई विशेष क्षति साबित करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल डैमेज किसी गाड़ी से या उस गाड़ी के मालिक से या किसी और व्यक्ति से जो उनसे रिलेटिव हो, उनके कारण ही, उनके किसी रॉन्गफुल एक्ट या नेग्लिजेंस के कारण ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या फिर किसी व्यक्ति की परमानेंट डिसेबलमेंट कॉज्ड हुई, इसको साबित करना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये साबित करना है कि फला दिन ये दुर्घटना हुई थी, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, सामने से ये गाड़ी आई, इसने मुझे टक्कर मारी और मुझे मतलब परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट निकला वो इस रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शनेबल पर से का मतलब यही हुआ कि विशेष क्षति साबित करने की जरूरत नहीं है। हर स्थिति में गाड़ी का जो मालिक है वो 140 के तहत 50,000 रुपये जुर्माना या 50,000 रुपये का कंपनसेशन अगर मृत्यु हो जाती है तो, और 25,000 रुपये का कंपनसेशन अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है तो उस स्थिति में पे करने के लिए वो लायबल होगा। तीसरा जो मैंने लिखा है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। देखिए, योगदायी उपेक्षा या कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, हम नेग्लिजेंस के एक कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ते हैं टॉर्ट में, उसमें एक पार्ट के रूप में पढ़ते हैं, एक भाग है उसका। तो इसका मतलब ये होता है कि योगदायी उपेक्षा, योगदायी उपेक्षा का मतलब ये हुआ कि जनरली टॉर्ट में क्या होता है, एक होता है प्लेंटिफ, यानी कि जो वाद ला रहा है कि मुझे भाई मुझे मुआवजा दिलाया जाए सामने वाले व्यक्ति के रॉन्गफुल एक्ट के कारण। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि यहाँ पे जो डिफेंडेंट है, यानी कि जो प्रतिवादी है, जिसके रॉन्गफुल एक्ट को हम क्या कर रहे हैं, मतलब उस आधार पर ही मुआवजे के लिए वाद लाया जा रहा है, तो वो ये डिफेंस लेता है कि यहाँ पे जो वादी है उसके खुद भी कोई नेग्लिजेंस थी जिस कारण से उसको ये क्षति हुई है। यानी कि राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति हैं यहाँ पे। राम ये बोल रहा है कि श्याम के किसी गलत कार्य के कारण, जो कि अपकृत्य की परिभाषा में आता है, उसके उस कार्य के कारण मुझे ये क्षति हुई है या मेरी ये संपत्ति नष्ट हुई है, तो मुझे उस संपत्ति की बराबर की रकम जो है उससे दिलवाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, श्याम ये बोलता है कि भाई मैंने कोई कार्य किया, उसको मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, वो कार्य मैंने किया, लेकिन चूंकि टॉर्ट में इंटेंशन तो नहीं देखा जाता है, मेंस या सिर्फ क्रिमिनल लायबिलिटी में हम देखते हैं, टॉर्ट में तो नहीं देखते। तो यहाँ पे श्याम ये बोल रहा है कि अगर राम ने खुद ही कोई सावधानी बरती होती तो वो अपनी इस मतलब नुकसानी से बच सकता था। ठीक है, उसने खुद ही लापरवाही बरती है, इस कारण मेरा जो कार्य है इतने बड़े रूप में उसको दिख रहा है। अगर वो अपनी वस्तुओं को, सामग्री को संभाल के रखता तो भाई मेरे घर से अगर कोई पानी बह रहा है, वो मतलब टंकी में ओवरफ्लो हो गया, पानी बह गया और उसकी किसी चीज को डैमेज कर दिया, वो नहीं होता। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस यही बोलता है, योगदायी उपेक्षा, कि यहाँ पे वादी को जो नुकसानी हुई है
वो वादी और प्रतिवादी के सम्मिलित कार्यों का परिणाम है, ना कि अकेले प्रतिवादी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात देखने को मिलती है कि सेक्शन 140 में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का सिद्धांत नहीं लागू होता। कहने का मतलब कोई गाड़ी का मालिक यह कहकर नहीं बच सकता कि मेरी गाड़ी मेरे रास्ते पे चल रही थी और जिसकी मृत्यु हुई है या जिसको स्थायी रूप से निशक्तता हुई है उसकी खुद की गलती थी, उसकी भी आधी हिस्सेदारी है इस मतलब जो दुर्घटना हुई है उसमें। तो ये कह के वो अपना 50,000 या 25,000 जो उसके ऊपर थोपा गया है उससे वो नहीं बच सकता। ठीक है, तो ध्यान ये दीजिएगा, सेक्शन 140 जो है इतनी बात बोल रहा है। साथ में वो एक चीज ये भी बोलता है 140 की अगर इस अधिनियम यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अलावा और कोई कानून उस टाइम पे अगर इन्फोर्समेंट में है, प्रवर्तन में है, जिसके तहत कंपनसेशन मांग सकता है कोई क्लेम करने वाला, तो वो उस अधिनियम के अधीन भी वो मांग सकता है और इस अधिनियम में भी मांग सकता है। बस ध्यान ये दिया जाएगा कि बैलेंस की जाएगी दोनों रकम को, जो कि ज्यादा मतलब जिसमें रकम ज्यादा हो उसको दिलाया जाएगा विक्टिम को। अब हम बात करें अगर सेक्शन 141 की, तो ये बोलता है नो फॉल्ट लायबिलिटी का जस्ट उल्टा है, यानी कि यहाँ पे 141 के तहत गाड़ी का मालिक तभी लायबल ठहराया जाएगा जब उसकी कोई फॉल्ट हो या त्रुटि हो। इसको त्रुटि के आधार पे दायित्व बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बात यही है कि 140 और 140 सेक्शन 140 और 141 का जो निराकरण है वो बहुत शीघ्रता से किया जाएगा। उसमें ट्रिब्यूनल जो है लेट नहीं करेगी और कंपनसेशन की जो रकम है उसको दोनों में बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए 141 में फिक्स नहीं किया गया है, जो कंपनसेशन की रकम है फिक्स नहीं की गई है, लेकिन 140 में 50,000 और 25,000 की रकम हम देख चुके हैं वो फिक्स है। तो यहाँ पे इनको बैलेंस किस तरीके से किया जाएगा कि अगर मृत्यु की स्थिति में 140 में 50,000 रुपए का जो मुआवजा है दिया जा रहा है और मान लीजिए 141 में ट्रिब्यूनल जो है डिसाइड करती है कि 35,000 रुपए दिया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में 15,000 ज्यादा हो गए 140 के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे 50,000 दिलवाया जाएगा 140 के अंतर्गत। और अगर मान लीजिए 141 में कंपनसेशन की रकम 60,000 निर्धारित हो रही है मृत्यु की स्थिति में और यहाँ पे तो सिर्फ 50,000 है, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते, तो फिर उस स्थिति में 141 के तहत 60,000 रुपए की जो रकम है वो दिलवाई जाएगी। साथ में ये देखिएगा 142 ये बता रहा है परमानेंट डिसेबलमेंट में क्या क्या आता है, यानी कि स्थायी रूप से निशक्तता। तो भाई देखिए आपकी आंख की और कान की जो मतलब आंख की देखने की क्षमता जो है साइट ऑफ ईदर आई और कान की जो सुनने की क्षमता है यानी कि हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, तो ये अगर क्या हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं। अब आप आंख से या फिर कान से उस तरीके से उसको यूज नहीं कर पा रहे हो जैसा पहले करते थे एक्सीडेंट के पहले, या फिर आपके सिर का या चेहरे का स्थायी रूप से विद्रुपीकरण हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गया, डिसफिगरेशन हो गया है आपके फेस का या हेड का, या फिर एनी मेंबर ऑफ जॉइंट यानी कि आपका जो अस्थि है उसका कोई जॉइंट है, भाग है, वो अब पहले की तरह उस मतलब आप उससे वैसा काम नहीं ले सकते हो, भंग हो गया, उसकी शक्ति जो है क्षीण हो गई है। तो इसको हम 142 के तहत परमानेंट डिसेबलमेंट या स्थायी रूप से निशक्तता के अंतर्गत मानेंगे। साथ में जो सेक्शन 143 है वो ये बोलता है कि जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 है, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसमें कि मतलब औद्योगिक संस्थानों में एस्टेब्लिशमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए प्रावधान दिया गया है कि उनको कैसे कैसे मुआवजे प्रदान किए जा सकते हैं किन स्थितियों में। तो ये बोला जा रहा है कि 1923 के एक्ट में भी सेम 140 मतलब इस अधिनियम का जो सेक्शन 140 है उसके तहत ही 50,000 और 25,000 रुपए की जो मुआवजा राशि है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब एक केस हम देख लेते हैं, संतोष कुमार अग्रवाल वर्सेस नरेश आनंद का एक केस है 1989 का, एमपी वीकली नोट का ये केस है। ध्यान दीजिएगा, हमारे स्टूडेंट्स जनरली जो है AIR या ऑल इंडिया रिपोर्टर का ही केस पढ़ते हैं, ये एमपी वीकली नोट का है, आप साइटेशन देंगे तो, और 1989 का है। अब इस केस में यही बोला गया है 140 को थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए कि जो ट्रिब्यूनल है या न्यायालय है उसको ये अंतरिम आदेश जो है त्वरित रूप से जारी किए जाने चाहिए, उसमें लेट लतीफी नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब अगर हम समझें इस बात को तो सेक्शन 140 जो है ये इंटरिम ऑर्डर या अंतरिम आदेश की बात करता है, यानी कि दोनों पक्षकार जो हैं यानी जिसने क्लेम लाया है कंपनसेशन के लिए और जो गाड़ी का मालिक है या फिर ड्राइवर है या फिर जो बीमा पॉलिसी वाला जो है जिसने इंश्योरेंस किया था उसका, तो उनकी लायबिलिटी है कि नहीं ये इस बात का निर्धारण होता रहेगा केस में
डे बाय डे होता रहेगा, लेकिन उसके पहले त्वरित रूप से अंतरिम आदेश के लिए, अंतरिम मुआवजे के लिए 140 के तहत जो क्लेमर मतलब क्लेम कर रहा है वो जो है वाद ला सकता है। और चूंकि यहाँ पे हम बात करें कि एक्शनेबल पर से है, यानी कि आपको कोई विशेष क्षति स्पेशल डैमेज साबित करने की जरूरत नहीं है, तो आप हकदार हो कि अंतिम आदेश यानी कि फाइनल डिक्री या ऑर्डर आने के पहले 140 के तहत आप इंटरिम ऑर्डर के लिए भी मतलब जहां मामला चल रहा है वहां पे आप फैसले के लिए मतलब क्या कर सकते हो, एक रिलीफ मांग सकते हो, संतोष मांग सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नो फॉल्ट लायबिलिटी में इतना ही पढ़ना है, और चूंकि नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है तो इसको आप मतलब अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।